हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं अमित सौरभ। मैं आज आपको मेंडलिज्म के बारे में बताऊंगा। मेंडेलियन इनहेरिटेंस। क्योंकि आपने जाना कि जो इनहेरिटेंस मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ पेरेंटल कैरेक्टर्स टू ऑफ ऑफस्प्रिंग। तो मेंडल के द्वारा इस पे एक्सपेरिमेंट किया गया। तो मेंडल का कुछ हम यहाँ पे हल्का सा मेंडल के बारे में जान जाते हैं। मेंडल का जो जन्म हुआ था 22 जुलाई 1822 को हुआ था मेंडल का जन्म। और ये इसने जो वर्क किए थे पाइजम सटाइवम पे किए थे। पाइजम सटाइवम को दो और नाम है स्टूडेंट, जानना जरूरी है। इसको गार्डन पी भी कहते हैं और इडिबल पी भी कहते हैं। पाइजम सटाइवम उसका साइंटिफिक नाम हुआ, गार्डन पी और इडिबल पी ये दोनों उसका कॉमन नाम से हम लोग जानते हैं। तो मेंडल का जो वर्क था गार्डन पी पे किया गया था। एक्चुअली मेंडल जो थे ना वो मैथ का स्टूडेंट थे और इनका जो बैकग्राउंड हिस्ट्री था ये किसान परिवार से भी आते थे। तो इसने मतलब कि खेत में घूमते थे, फॉर्म में घूमते थे, तो वो पी के बारे में बहुत सारा उसमें कैरेक्टर को देखे थे। तो कैरेक्टर बहुत सारे कैरेक्टर पी में था। तो इनको विचार आया भाई कि इतने सारे कैरेक्टर होते कैसे हैं और वो फिर कैसे वो ट्रांसफर करते हैं। तो इसने क्या किया कि वो जितने भी कैरेक्टर वो पी में था उसमें कैरेक्टर का वो बाइफर्केशन करना शुरू किए। तो देखे कि कुछ कुछ कैरेक्टर है वो कंट्रास्टिंग रूप में है। कंट्रास्टिंग रूप मतलब क्या होता है ना स्टूडेंट कि डोमिनेंट और रिसेसिव के तौर पे उसको देखा जाता है। मतलब एक टॉल है तो दूसरा डॉर्फ है। डोमिनेंट रिसेसिव क्या कंसेप्ट है वो हम लोग हल्का सा जान जाएंगे स्टूडेंट। देखिए डोमिनेंट मतलब होता है ना वो फुल्ली एक्सप्रेस करेगा, चाहे वो कैसा भी कंडीशन हो वो एक्सप्रेस कर जाएगा। मतलब अपने आप को दिखा देगा कि हम इस ढंग से हैं। उसका जीनिक कॉन्स्टिट्यूशन कुछ भी हो, चाहे दोनों का जीन एक जैसा हो, चाहे जीन में डिफरेंसेस हो, मिक्सिंग हो, तो भी वो एक्सप्रेस करेगा, अपना कैरेक्टर दिखाएगा। और रिसेसिव का मतलब होता है कि ओनली होमोजाइगस कंडीशन में ही वो एक्सप्रेस करेगा। मतलब वो अपने ही के जैसा दूसरे पार्टनर को देखेगा, रहेगा, तब वो एक्सप्रेस करेगा। तो डोमिनेंट मतलब वो होमोजाइगस में भी एक्सप्रेस करेगा और हेट्रोजाइगस में भी एक्सप्रेस करेगा। मगर रिसेसिव है ना वो केवल होमोजाइगस में ही एक्सप्रेस करेगा। तो डोमिनेंट और रिसेसिव में डिफरेंस आप लोग जान गए। जैसे कि आप देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक हल्का सा हम विचार कर रहे हैं डोमिनेंट और रिसेसिव समझाने के लिए कि जैसे कि मैंने बताया था कि कोई भी कैरेक्टर ट्रांसफर होता है तो उसके पेरेंट से आता है। अब पेरेंट से का जो वेक्टर होता है जो कैरी करता है कैरेक्टर के उसको हम लोग गैमीट कहते हैं। तो वो जो गैमीट है मानिए कि ये मेल गैमीट है और ये फीमेल गैमीट है। तो मेल गैमीट और फीमेल गैमीट में जो इसका एक जो फैक्टर है, तो मानिए कि इसमें जो प्लांट हाइट की हम बात कर रहे हैं, प्लांट हाइट पे विचार कर रहे हैं, तो मेल में मानिए कि उसका हैप्लॉइड कंडीशन में कैपिटल टी आया है और फीमेल से स्मॉल टी आया है। अब देखिए क्या है कि दोनों हैप्लॉइड फॉर्म में है क्योंकि वो कैरेक्टर को कैरी कर रहा है ना। वो फिर रीस्टोर होगा कब? जब दोनों फर्टिलाइजेशन करेगा। तो आप ये जान रहे हैं अब दोनों जब फर्टिलाइजेशन कर गया मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये एक्सप्रेशन करेगा। ये एक्सप्रेशन मतलब इसका पहला जनरेशन जब बनावेगा तो ये एक्सप्रेस करेगा। तो कैसा होगा? ये जीन तो बन गया कैपिटल टी या स्मॉल टी, आप देख रहे हैं। ये अब जो कैरेक्टर बनावेगा, अब ये जीन बन गया कैपिटल टी या स्मॉल टी, ये जीन के रूप में आ गया। अब ये प्रोटीन सिंथेसिस करेगा क्योंकि जीन में एबिलिटी होता है प्रोटीन सिंथेसिस करने का। तो ये जब प्रोटीन सिंथेसिस करेगा तो इसका जो कैरेक्टर आएगा दैट इज ए टॉल। अब देखिए टॉल होने के लिए क्या देख रहे हैं, एक में कैपिटल टी है एक में स्मॉल टी है, तो टॉल हो रहा है। अब देखिए दूसरा कंडीशन है कि अगर ये स्मॉल टी के जगह पे कैपिटल टी होता तो कंडीशन क्या बनता? कैपिटल टी बनता। ये भी टॉल होगा, ये भी टॉल होगा।
तो दोनों का दोनों टॉल है, ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, दोनों का दोनों टॉल है। तो अब देख रहे हैं टॉल होने के लिए एक में कैपिटल टी या स्मॉल टी है, एक में कैपिटल टी है, दोनों टॉल है। मतलब टॉल है जो कि डोमिनेंट कैरेक्टर है, क्योंकि दोनों दोनों कंडीशन में फॉलो कर रहा है अपना कैरेक्टर। कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी है तो भी टॉल है, कैपिटल टी के साथ कैपिटल टी है तो भी टॉल है। मगर रिसेसिव में स्टूडेंट ऐसा नहीं होता है, रिसेसिव में ऐसा नहीं होता है। अब देखिए रिसेसिव में जैसे कि ये इसका रिसेसिव जो स्मॉल टी है ये रिसेसिव का कैरेक्टर है, रिसेसिव का कैरेक्टर है, तो ये डॉर्फ होने के लिए निश्चित रूप से स्मॉल टी ही आएगा, तब ये प्लांट है जो कि डॉर्फ होगा। मतलब दोनों एक जैसा होना चाहिए, स्मॉल टी के साथ स्मॉल टी ही आवेगा तब ये प्लांट डॉर्फ होगा। अगर स्मॉल टी के साथ कैपिटल टी आ गया तो प्लांट डॉर्फ नहीं होगा। मतलब टॉल है जो डोमिनेंट कैरेक्टर है क्योंकि किसी भी कंडीशन को फॉलो कर जाएगा, मगर डॉर्फ है वो रिसेसिव है क्योंकि वो होमोजाइगस कंडीशन दोनों एक जैसा रहेगा तभी वो डॉर्फ होगा। तो ये टॉल और डॉर्फ, इसमें कैरेक्टर देख रहे हैं, एक कैरेक्टर को दो रूप में देख रहे हैं, कंट्रास्टिंग उसी को बोला गया, डोमिनेंट और रिसेसिव के तौर पे देखा गया, वो उसको कंट्रास्टिंग कैरेक्टर कहते हैं। तो मेंडल ने कंट्रास्टिंग कैरेक्टर पे स्टडी किया था और इनका जो एक्सपेरिमेंटल मटेरियल था पाइजम सटाइवम, दैट मीन्स गार्डन पी और इडिबल पी के नाम से जानते हैं। 7 ईयर इनको लगा था, 7 ईयर टाइम इनको टेकिंग लगा था, उसमें 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को इसने आइडेंटिफाई किया था। अब देखिए 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर हम आपको एकदम जनरल तौर पे हम बताने का प्रयास किए हैं, कहीं से कुछ भी नहीं, एकदम हैंड रिटन हम आपको यहाँ पर दे रहे हैं। अब इसके बारे में कुछ हल्का सा जान जाते हैं। मेंडल जो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर जो ये आइडेंटिफाई किए है ना, तो आइडेंटिफाई करने के बाद कोई भी साइंटिस्ट हैं या चाहे कोई भी स्टूडेंट कोई भी अपना एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उनका एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट आता है वो रिजल्ट ऑथेंटिक है या नहीं, उसके बारे में वो वैल्यूएशन कौन करेंगे। तो वैल्यूएशन करने के लिए एक सोसाइटी होता है, सोसाइटी होता है, वो बताता है कि जो आपका जो कैरेक्टर है, आपका जो रिजल्ट है, आपका जो रिजल्ट उसमें पब्लिश किया गया है वो कैसा रिजल्ट है, वो ऑथेंटिक है या नहीं है। तो वो जो मेंडल तो ऑलरेडी मैथ के स्टूडेंट थे, ये अपना जो एक्सपेरिमेंट किए गार्डन पी पे, पाइजम सटाइवम पे, इडिबल पी पे, तो इसमें जो 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर और जो भी इनका डेटा हुआ वो डेटा को पब्लिश कराए थे। एक सोसाइटी है, वो सोसाइटी में वो पब्लिश कराए थे, वो सोसाइटी है नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ बर्न 1865 में। और इनके जो इनका रिजल्ट था, ये रिजल्ट को टू टाइम मीटिंग में ऑलरेडी यहां पर हम लिखे हुए हैं, रीड आउट कर दिया गया। मतलब इनको जो रिजल्ट था इनके रिजल्ट को लोग एक्सेप्ट नहीं किए। रीड आउट मतलब कि आपका रिजल्ट ठीक नहीं है, आपका जो है ऑथेंटिक डेटा नहीं है, इस तरह से रीड आउट उनको कर दिया गया। उनका जो पेपर था, स्टूडेंट पेपर भी कभी कभी एग्जाम में आता है नीट में, जो मेंडल ने जो पेपर जो वो मतलब कि वहां पे रिसर्च में दिए गए थे, वो अपना रिसर्च के पेपर उनका था मेंडल का, जिसका नाम था एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। ये मेंडल का रिसर्च पेपर का नाम था एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। और ये जो सोसाइटी में पब्लिश हुआ था उसका नाम है प्रोसीडिंग्स ऑफ नेचुरल साइंस सोसाइटी के 4th वॉल्यूम में इनका पेपर पब्लिश हुआ था। और ये 2 मीटिंग के बाद इसको रीड आउट पढ़ के बाहर कर दिया गया कि ये ऑथेंटिक रिजल्ट नहीं है। फिर मेंडल निराश होकर के, क्योंकि और भी एक्सपेरिमेंट किए, आपको ये भी जानना है, मेंडल ने हॉकबीड पर भी एक्सपेरिमेंट किए थे। जब ये इनका पाइजम सटाइवम पर जो एक्सपेरिमेंट किया गया था, ये एक्सपेरिमेंट उतने अच्छे से मतलब इनको लाइक नहीं मिला, मतलब कि जो भी सोसाइटी के लोग इनको एक्सेप्ट नहीं किए, तो फिर ये और भी एक्सपेरिमेंट किए थे, हॉकबीड पे किए थे, मगर उनका रिजल्ट
वो ऑथेंटिक नहीं आया। तो वो फिर किडनी डिसऑर्डर के कारण, किडनी डिजीज के कारण 1884 में उनका डेथ हो गया। तो देखिए यहां पे एक भी और कंडीशन है, जो मेंडल का जो हॉकवीड पे एक्सपेरिमेंट किया गया था वो उसका ऑथेंटिक डेटा क्यों नहीं आया? क्योंकि हॉकवीड में एपोमिक्सिस कंडीशन था। एपोमिक्सिस आप लोग 11th क्लास में भी पढ़े होंगे, व्हाट इज एपोमिक्सिस? तो एपोमिक्सिस मतलब क्या होता है? उसमें फर्टिलाइजेशन वो का जो प्रोसेस है वो नहीं होता है सीड फॉर्मेशन में। एपोमिक्सिस एक तरह का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट आता है, आप 11th में इसको स्टडी किए होंगे। तो एपोमिक्सिस कंडीशन के कारण वो मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट हॉकवीड पे था वो सक्सेस नहीं हुआ। तो ये ब्राइट डिजीज, किडनी डिसऑर्डर जिसको ब्राइट डिजीज कहते हैं, वो मेंडल जिससे उनका डेथ हो गया, दैट इज ए ब्राइट डिजीज, किडनी डिसऑर्डर 1884। अब देखिए ये मेंडल का हम हल्का सा हिस्ट्री बताने का प्रयास किए हैं, उसके बाद हम जानेंगे मेंडल जो सिलेक्टेड किए थे 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को, जिसमें आप उनका 7 ईयर लगा था, वो 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर मेंडल के कौन कौन से थे? तो ये हम हैंड रिटन में लिखे हैं। पहला था सीड शेप, जिसमें डोमिनेंट कैरेक्टर जो ऑलरेडी एक्सप्रेस करता है, होमोजाइगस कंडीशन रहे या हेट्रोजाइगस कंडीशन रहे, दोनों में एक्सप्रेस करेगा, उसको डोमिनेंट कहेंगे। और रेसेसिव मतलब होता है जो केवल रेसेसिव मतलब वो होता है जो केवल होमोजाइगस कंडीशन में वो एक्सप्रेस करेगा। तो ये जो सीड का शेप है राउंड रिंकल। अब देखिए यहां पे एक चीज हम अलग से ऐड किए हैं, लोकेशन ऑन ट्रेट, ट्रेट और कैरेक्टर। अब जान रहे हैं कैरेक्टर ट्रेट में डिफरेंस, आप जान रहे हैं स्टूडेंट। कैरेक्टर जो होता है फीचर ऑफ इंडिविजुअल, और जो कैरेक्टर इनहेरिटेबल होता है उसको हम ट्रेट कहते हैं। दोनों में डिफरेंस है, आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। कैरेक्टर ट्रेट में क्या डिफरेंस है? कैरेक्टर फीचर ऑफ इंडिविजुअल, ट्रेट मींस कैरेक्टर दैट इज इनहेरिटेबल। तो ये जो कैरेक्टर है इसके 7 नंबर क्रोमोसोम पे सीड शेप का कैरेक्टर जो था वो लोकेटेड था। सीड कलर येलो डोमिनेंट है, ग्रीन रिसेसिव है। मतलब येलो ग्रीन में क्रॉस कराएंगे तो येलो आएगा, दैट मीन्स येलो डोमिनेंट हो गया, ग्रीन रिसेसिव हो गया 1 नंबर क्रोमोसोम पे। फ्लावर का कलर वायलेट डोमिनेंट है, व्हाइट ग्रीन है, 1 नंबर क्रोमोसोम पे था। पोड का शेप फुल और इनफ्लेक्टेड मतलब पूरा एक फुल शेप में था, और कंस्ट्रिक्टेड मतलब वो बीच बीच में गड्ढा उसको बन गया था वो पोड में, दैट इज ए रिसेसिव कैरेक्टर। और फुल इनफ्लेक्टेड डोमिनेंट कैरेक्टर ये 4 नंबर क्रोमोसोम पे था। पॉड का कलर ग्रीन जो है डोमिनेंट, येलो जो है रिसेसिव 5 नंबर क्रोमोसोम पे। फ्लावर का पोजीशन एक्सिल जो डोमिनेंट ट्रेट में आता है, रिसेसिव टर्मिनल है, टर्मिनल जो कि रिसेसिव फ्लावर का पोजीशन है, ये 4 नंबर क्रोमोसोम पे था। स्टेम का हाइट टॉल डोमिनेंट में आता है, और डॉर्फ रिसेसिव में आता है, ये 4 नंबर क्रोमोसोम पे था। अब देखिए यहां पे हम ये भी कह सकते हैं कि मेंडल भाग्यशाली भी थे, क्योंकि उनमें लिंकेज का कंडीशन नहीं था। अगर लिंकेज का कंडीशन होता ना तो ये उनका रिजल्ट आता ही नहीं, ऑथेंटिक रिजल्ट आता ही नहीं। अब देखिए लिंकेज क्या होता है स्टूडेंट, ये आपको भी 12th क्लास में पढ़ना है। लिंकेज मतलब सीधा सी बात है लिंक्ड होना, 2 जीन लिंक्ड हो गया, 2 जो जीन है एक दूसरे से लिंक्ड है, और ट्रांसफर जब होगा एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाएगा तो साथ साथ जाएगा, दैट इज ए लिंकेज। तो ये कंडीशन मेंडल में नहीं था। तो लिंकेज का जो कंडीशन बनता है मतलब क्या होता है कि एक क्रोमोसोम पे अगर 2 जीन है और 2 जीन के बीच डिस्टेंस बहुत कम है या निग्लिजिबल है, तो क्या होगा? क्रॉसिंग ओवर वहां पे फुल्ली नहीं हो पाएगा, क्योंकि 2 जीन के बीच डिस्टेंस नहीं है, बहुत कम है। तो क्या होगा? क्रॉसिंग ओवर फुल्ली नहीं हो पाएगा। उस कंडीशन में क्या होगा? जब भी जाएगा दोनों साथ जाएगा, तो उसी को हम लिंकेज कहते हैं। लिंकेज मतलब दोनों जुड़ा हुआ, एक दूसरे से जुड़ा हुआ, उसको हम अलग नहीं कर सकते हैं, क्रॉसिंग ओवर के जरिए उसको हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं, अलग नहीं कर सकते हैं। मतलब जाएगा तो साथ जाएगा, उसी को हम लिंकेज कहते हैं। मगर मेंडल के कंडीशन में वैसा नहीं था। एक क्रोमोसोम पे मोर देन 1 कैरेक्टर था, नो डाउट, मगर वो जो कैरेक्टर का जो जीन था जिससे कैरेक्टर बन रहा था
वो जीन का जो डिस्टेंस है वो ऑप्टिमम डिस्टेंस था, मतलब उतना डिस्टेंस था दो जीन के बीच जिससे वो क्रॉसिंग ओवर आसानी से कर जाए। तो ये स्टूडेंट आपको याद रखना है कि जनरली एक क्रोमोसोम पे सिमिलर जीन होगा, एक तरह का जीन एक जीन होगा, तो उसमें किसी भी कंडीशन में लिंकेज नहीं होगा। मगर अगर एक क्रोमोसोम पे बहुत सारा जीन है, डिफरेंट जीन है, और वो जीन का जो डिस्टेंस है, दोनों एक दूसरे में जो दूरी है एक दूसरे से, वो बहुत कम है, नहीं के बराबर है, तो उस कंडीशन में उसमें क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा। और वो जीन में कम दूरी होने के कारण वो एक दूसरे के साथ साथ ट्रांसफर करेगा। जब तुम भी चलोगे तो हम भी चलेंगे, मतलब ये कहानी है। एगो है कि भाई चलो तुम उधर तो हम इधर, तो क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ। क्रॉसिंग ओवर मतलब फुल्ली हो गया वहां पे, मतलब दो जीन के बीच डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, मतलब दोनों ए सेपरेशन कर रहे हैं। दैट मीन्स गेमिट बनने के समय एक दूसरे से अलग अलग हो रहे हैं। दैट इज ए फुल्ली यहां फॉलो कर जाएगा क्रॉसिंग ओवर का, तो वहां पे लिंकेज का कंडीशन नहीं बनेगा। मगर जीन के बीच डिस्टेंस बहुत कम है, दोनों साथ साथ जाएगा, तो वहां पे लिंकेज बनेगा और वहां मेंडल का रूल फॉलो नहीं करेगा, मेंडल का रिजल्ट नहीं आएगा। आप देखिए, उसी को समझाने के लिए यहां पे मैं क्रोमोसोम नंबर लिखे हैं। आपने देख रहे हैं मैक्सिमम कैरेक्टर किस क्रोमोसोम नंबर पे है, तो मैक्सिमम कैरेक्टर देखिए 1-4 पे है, 1-4 हुआ, 1-4 माने 4 नंबर क्रोमोसोम। आप देख रहे हैं 4 नंबर क्रोमोसोम पे स्टूडेंट 3 कैरेक्टर है, 4 नंबर क्रोमोसोम पे 3 कैरेक्टर है। और जब एक क्रोमोसोम पे मोर देन 1 कैरेक्टर आएगा तो हाँ लिंकेज का कंडीशन बनेगा। कब बनेगा? जब वो जीन के बीच में डिस्टेंस बहुत कम होगा, निग्लिजिबल डिस्टेंस होगा, तो निश्चित रूप से लिंकेज का कंडीशन बनेगा। मगर मेंडल यहां पे लकी इसलिए थे कि ये एक क्रोमोसोम पे जो 3 कैरेक्टर है वहां डिस्टेंस जो है ऑप्टिमम था, जो चाहिए वो था, जिससे क्रॉसिंग ओवर हो गया, मतलब लिंकेज का कंडीशन नहीं आया। तो ये आपको समझने का प्रयास करना है। पॉड का शेप, अगेन फ्लावर का पोजीशन, अगेन स्टेम हाइट, 3 जो है आपका कैरेक्टर एक क्रोमोसोम पे है, 4 क्रोमोसोम नंबर पे, और इस तीनों के बीच डिस्टेंस ऑप्टिमम है, मतलब क्रॉसिंग ओवर हुआ, लिंकेज का कंडीशन नहीं आया। मेंडल इसमें भागशाली थे। अब देखिए क्वेश्चन ये भी आएगा आपको नीट में कि जो मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किए थे तो कौन से क्रोमोसोम पे मैक्सिमम कैरेक्टर था, तो स्टूडेंट याद रखना है 4 नंबर क्रोमोसोम पे मैक्सिमम कैरेक्टर था, और 1 नंबर क्रोमोसोम पे 1 नंबर क्रोमोसोम पे 2 कैरेक्टर था। आपको याद रखना है सीड शेप 7 नंबर क्रोमोसोम पे, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन में आया हुआ है। सीड शेप जो है 7 नंबर क्रोमोसोम पे है, और पाउड का कलर 5 नंबर क्रोमोसोम पे है। ये जो कैरेक्टर है दो, सीड का शेप और पाउड का कलर, वो दोनों क्रोमोसोम अलग अलग है, एक 7 नंबर क्रोमोसोम, एक 5 नंबर क्रोमोसोम, है ना। तो ये आपको याद रखना है। दूसरा यहां पे लोग कंफ्यूज कहां करते हैं एग्जाम में, जो मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है। आप क्या देख रहे हैं, एक में क्या देख रहे हैं, ग्रीन जो है रिसेसिव है और एक में ग्रीन डोमिनेंट है। यहां पे से क्वेश्चन आता है। आप देखिए पाउड कलर में ग्रीन जो है डोमिनेंट ट्रेट है, मगर सीड कलर में ग्रीन है वो रिसेसिव है। यहां से कंफ्यूजन होती है, क्योंकि एक ग्रीन जो है डोमिनेंट कैरेक्टर है और एक ग्रीन है जो रिसेसिव कैरेक्टर है। आपको याद रखना है कि किस कैरेक्टर में कौन डोमिनेंट है, तो पाउड के कलर में ग्रीन डोमिनेंट है स्टूडेंट, और सीड के कलर में ग्रीन रिसेसिव है। और आपको देखना है येलो, सेम येलो, सीड के कलर में येलो जो है आपको डोमिनेंट है, और पाउड के कलर में येलो है जो रिसेसिव है। यहां से क्वेश्चन आने का चांसेस है। स्टूडेंट हम आगे चलते हैं। अब देखिए हमने आपको बताया कि जो मेंडल ने जो वर्क किए थे, ये जब उनको रीड आउट किया गया, पेपर इनका पब्लिश नहीं हो पाया, लोग ऑथेंटिक डेटा नहीं माने, तो रीडिस्कवरी हुआ 1900 में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। 1900 में
मेंडल का जो वर्क है वो रीडिस्कवरी हुआ। क्योंकि भाई तो जेनेटिक्स तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनहेरिटेंस हो रहा है, वेरिएशन हो रहा है। तो 1900 के समय जो बड़े बड़े साइंटिस्ट थे, बड़े बड़े जो दिग्गज लोग थे, वो अपना अलग अलग इंडिपेंडेंट रूप से एक्सपेरिमेंट किए। वो 3 साइंटिस्ट देखिए यहां पर हम ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं। डच साइंटिस्ट हुगो डी ब्राइस, जर्मन साइंटिस्ट कार्ल कारेंस एंड ऑस्ट्रेलियन बोटनिस्ट टीचर मैक। 3 साइंटिस्ट 3 अलग अलग डिफरेंट कंट्री से इंडिपेंडेंट एक्सपेरिमेंट किए, और उस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट वही निकला जो मेंडल ऑलरेडी कर चुके थे। तो फिर वहां पे मेंडल का वहां पे रीडिस्कवरी हुआ, और वो फिर अवार्डेड मेंडल को किया गया फादर ऑफ जेनेटिक्स मरने के बाद। तो ये आपको याद रखना है। तो देखिए इसके बाद मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किए थे तो अपना 3 जो नियम है, 3 लॉ वो मतलब दिए थे जेनेटिक्स के अपना मेंडल में, अपना रूल में दिए थे। तो मेंडल का जो लॉ है 3 है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो बहुत हम शॉर्ट तरीके से आप लोग को सब इसमें एक्सप्लेन करने का प्रयास किए हैं। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है स्टूडेंट? लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता है कि जब हम डोमिनेंट को रिसेसिव से क्रॉस कराएंगे तो जो F1 जनरेशन, जो पहला पीढ़ी का जितने भी संतान होंगे वो सब डोमिनेंट का रूल फॉलो करेंगे। क्योंकि डोमिनेंस मतलब क्या हुआ, चाहे वो होमोजाइगस हो या हेटेरोजाइगस हो, एक्सप्रेस करेगा। तो यहां पे बात आया कि भाई हम प्यूरिटी हम कैसे करेंगे? तो प्यूरिटी करने के लिए वो उसका कैरेक्टर पे विचार किया गया। जैसे मानिए कि प्लांट हाइट पे विचार किया गया, तो प्लांट हाइट में जो टॉल है उसके सीड को फिर सोइंग किया गया, उसको सीड को लगाया गया खेत में, फिर उससे जो नए प्लांट बने तो उसमें देखा गया कितने लंबे कितने नाटे प्लांट आए। फिर अगेन जो नाटा प्लांट है उसको अलग कर दिया गया, लम्मा को अलग कर दिया गया, फिर लम्मा को फिर उसके सीड को सोइंग किया गया। तो उस लम्मा से कुछ नाटे प्लांट भी आ रहे थे, और जो नाटे जो बौने प्लांट है उससे केवल बौने प्लांट आ रहे थे। तो मेंडल ने यह कहा कि टॉल जो है डोमिनेंट कैरेक्टर है, क्योंकि टॉल में डॉर्फ का भी गुण है, फिर भी वो टॉल आ रहा है, मगर डॉर्फ में जो भी सीड है उससे सभी का सभी डॉर्फ प्लांट आ रहे हैं, मतलब टॉल यहां पे डोमिनेंट है। उसी तरह से कंसिक्वेंटली करते 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 क्या हुआ कि टॉल प्लांट से जितना भी सीड बना वो सब के सब टॉल बनने लग गया, क्योंकि उसमें डॉर्फ का जीन नहीं था, एलीलिक नहीं था। तो वहां उसको प्योर लाइन के नाम से मेंशन किया गया, मतलब प्योर लाइन का फॉर्मेशन बन गया, मतलब टॉल से टॉल ही निकलेगा, और डॉर्फ तो ऑलरेडी डॉर्फ है ही उससे, तो डॉर्फ आता ही है, क्योंकि डॉर्फ ऑलवेज एक्सप्रेस करता है होमोजाइगस कंडीशन में, और रिसेसिव कैरेक्टर है। तो वो टॉल को डॉर्फ से क्रॉस कराया गया, मतलब कि लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है, कैपिटल टी को स्मॉल टी से क्रॉस कराया गया। दैट इज ए लॉ ऑफ डोमिनेंस। इसका क्या रिजल्ट आया, अगर ये एक क्रॉस करेगा तो इसका गेमिट मतलब हैप्लॉइड आधा 2 टी के आधा 1 टी, उसी तरह से स्मॉल टी के आधा 1 टी, दोनों मिल जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, ये आ गया इसका F1। तो ये क्या, ये हुआ टॉल हुआ, F1 सब के सब टॉल, ये बताता है लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है, जो F1 का जो आया कैपिटल टी स्मॉल टी, ये जो F1 का आया इसमें हम सेल्फिंग कराए, रेसिप्रोकल क्रॉस का भी यहां पे एक वर्ड है, वो हम समझाने का प्रयास करेंगे। तो सेल्फिंग कराया गया कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी से, तो इसमें जो रिजल्ट देखा गया 3:1 का देखा गया, मतलब 3 टॉल आया और 1 डॉर्फ आया। फेनोटाइपिक रेशियो के तौर पे इसको हम लोग जाने 3:1, ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं। मतलब यहां पर कंफर्म हुआ कि गेमिट प्योर होता है, प्यूरिटी होता है गेमिट में, क्योंकि ये जो टॉल है F1 टॉल, इसी को हम सेल्फिंग कराए हैं
तो इसी से 3:1 आया। मतलब इसमें डॉर्फ का भी गुण छिपा हुआ था, तब ना एक डॉर्फ आया इसमें। इसमें जो टॉल है कैपिटल टी स्मॉल टी, इसमें डॉर्फ का भी गुण था, मगर एक्सप्रेस टॉल ही कर रहा था। मतलब टॉल डोमिनेंट हो गया और डॉर्फ रिसेसिव हो गया। रिजल्ट यहाँ 3:1 आया था। फेनोटॉपिक रेशियो के तौर पे जानते हैं। देखिए, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहीं जैसा है। यहां से कंफ्यूजन नहीं होना स्टूडेंट। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के ही जैसा है। अंतर यह है कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में मोनोहाइब्रिड क्रॉस का यूज किया गया था और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में डाई हाइब्रिड क्रॉस का यूज किया गया था। आखिर ये मेंडल जानना चाह रहे थे कि एक कैरेक्टर पे हम विचार करते हैं तो इसका रिजल्ट 3:1 है। 3:1 आया है फेनोटाइपिक रेशियो। अगर हम दो कैरेक्टर पे विचार करेंगे तो रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा। तो दो कैरेक्टर पे विचार किया गया तो उसी नियम को, उसी रूल को लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट किया गया, ये नाम से दिया गया। इसमें भी वही रिजल्ट आया जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में आया था। ये कैसे? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में जो यूज हुआ था, यहां पे मोनोहाइब्रिड क्रॉस का यूज हुआ था। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का यूज हुआ था। और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में डाई हाइब्रिड क्रॉस का यूज हुआ। यहां पर एक कैरेक्टर है, यहां पे दो कैरेक्टर है। दोनों का रेशियो कैसे सेम है? इसका रेशियो आया था 9:3:3:1। आप लोग 9-10 से पढ़ते आ रहे हैं। ये है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का फेनोटाइपिक रेशियो। इसका फेनोटाइपिक रेशियो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का 3:1। इसका 9:3:3:1। तो ये मोनोहाइब्रिड है, तो ये 3:1 रह गया। ये डाई हाइब्रिड है। यहां पर एक कैरेक्टर है मोनोहाइब्रिड, एक कैरेक्टर डाई हाइब्रिड, दो कैरेक्टर। तो ये 9:3:3:1 आया। तो वही है जो कि मोनोहाइब्रिड का 3:1। ये मोनोहाइब्रिड है, ये डाई हाइब्रिड, तो 2 कर दिए, केवल उसका संख्या बढ़ गया। मोनो मतलब 3:1, मोनोहाइब्रिड मतलब क्या हुआ? 3:1 के पावर 1 मतलब मोनो हो गया। और डाई हाइब्रिड मतलब 3:1 जो हुआ इसके पावर 2 मतलब 9:3:3:1 मतलब डाई हाइब्रिड। तो प्यूरिटी ऑफ गैमेट लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को कहा गया। और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में स्टूडेंट हम मोनोहाइब्रिड का यूज किए हैं। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में डाई हाइब्रिड का यूज किया गया। तो ये मेंडल का रूल, जो 3 रूल है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो स्टूडेंट हम समझते होंगे कि आप लोग का कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। ओके, थैंक यू।